Hello everyone. So in this video we'll start the revision of BBCCT 109. हम बेटा मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट की रिविजन से स्टार्ट करेंगे। इसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर है बेटा इंट्रोडक्शन टू मेटाबॉलिज्म। इंट्रोडक्शन टू मेटाबॉलिज्म में से काफ़ी बार हर साल पेपर में क्वेश्चंस देखे जा चुके हैं। मेटाबॉलिज्म पे क्वेश्चन, मेटाबॉलिज्म क्या होता है, उसका सिग्निफिकेंस क्या होता है, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म में डिफरेंस या फिर शॉर्ट नोट आ जाता है। उसके अलावा पाथवेज ऑफ मेटाबॉलिक पाथवेज जो है वो भी पेपर में आ चुके हैं। डिज़ाइन ऑफ मेटाबॉलिज्म भी पेपर में आ चुका है। अपार्ट फ्रॉम दैट एनाप्लेरोटिक रिएक्शंस और एम्फीबोलिक पाथवे, ये काफ़ी बार पेपर में, इनफैक्ट एनाप्लेरोटिक रिएक्शन तो है वो तो बहुत बार पेपर में रिपीट हुआ है। ठीक है, उसके अलावा इसमें से एटीपी एज यूनिवर्सल फ्री एनर्जी करेंसी, ये भी पेपर में आ चुका है। तो ओवरऑल हम मान के चल सकते हैं कि ये चैप्टर हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। सबसे पहले बेटा इसमें ऑटोट्रॉफ और हेटरोट्रॉफ, वैसे तो ऑटोट्रॉफ हेटरोट्रॉफ डजंट नीड द डिस्क्रिप्शन एट दिस पॉइंट ऑफ व्यू जब आप लोग ग्रेजुएशन लेवल पे हो। ऑटोट्रॉफ वो होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं। बेसिकली हम लिखते हैं कि ये CO2 यूज़ कर सकते हैं, इनऑर्गेनिक मटेरियल को यूज़ कर सकते हैं एटमॉस्फेयर से और उसे कन्वर्ट कर सकते हैं ग्लूकोज में। इनको जनरली प्रोड्यूसर्स बोला जाता है क्योंकि ये अपना खाना खुद प्रोड्यूस कर सकते हैं। हेटरोट्रॉफ जो CO2 को फिक्स नहीं कर सकते, वो डायरेक्टली ऑर्गेनिक मटेरियल यूज़ करते हैं जैसे ग्लूकोज या कोई भी सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, और इनको हम जनरली बोल देते हैं कंज्यूमर्स। ठीक है, ऑटोट्रॉफ को ना बेटा और दो कैटेगरीज में बांटा जाता है, दैट इज फोटोट्रॉफ एंड कीमोट्रॉफ। तो फोटोट्रॉफ वो है जो अपना खाना खुद बना रहे हैं, खाना प्रिपेयर कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, दैट इज ग्रीन प्लांट, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। कीमोट्रॉफ वो हैं जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन यूज़ कर रहे हैं एनर्जी एक्सट्रैक्ट करने के लिए फ्रॉम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो इसमें फोटोट्रॉफ और कीमोट्रॉफ की डेफिनेशन भी आ सकती है। दो ये अभी तक नहीं आया बट येस आ सकता है। ठीक है, ये एक टेबल है जो इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं। मेन टॉपिक पे आते हैं, दैट इज बेटा मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है? मेटाबॉलिज्म होता है इज द सम ऑफ ऑल एंजाइम कैटलाइज केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन एन ऑर्गेनिज्म। मतलब कि हमारी बॉडी में जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं, चाहे वो कैटाबॉलिक रिएक्शंस है या वो एनाबॉलिक रिएक्शंस है, मतलब कि चाहे वो रिएक्शन किसी चीज़ को सिंथेसाइज करने के लिए हो रहे हैं या वो रिएक्शन किसी चीज़ को ब्रेक डाउन करने के लिए हो रहे हैं, उन रिएक्शंस को हम क्या बोलेंगे? मेटाबॉलिज्म। तो इसके अंदर कैटाबॉलिक मतलब वो रिएक्शन जो किसी कंपोनेंट को ब्रेक डाउन करते हैं, और एनाबॉलिक वो रिएक्शन जो किसी सब्सटेंस को सिंथेसाइज करने के लिए होते हैं। तो वो दोनों इसमें आते हैं। द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल्स फ्रॉम द एनवायरनमेंट आ सकते हैं। एफिशिएंट एक्सट्रैक्शन ऑफ केमिकल एनर्जी ऑफ बायोमोलिक्यूल्स इनटू एटीपी। अब क्या होता है, बायोमोलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करते हैं, उनसे जो एनर्जी रिलीज हो रही होती है उसको बॉडी में किस फॉर्म में स्टोर करा जाता है? एटीपी की फॉर्म में। उसके अलावा होता है सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल्स फ्रॉम प्रिकर्सर्स एंड सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म एनर्जी रिजर्व्स इन द बॉडी। तो ये सारे जो पाथवेज हैं ये मिलके क्या बनाएंगे बेटा? मेटाबॉलिज्म। ठीक है, अब इसके मेन दो टाइप्स कौन से हो गए, या दो टाइप ऑफ या दो रिएक्शन जो मेटाबॉलिक पाथवे में आते हैं। ऑल मेटाबॉलिक रिएक्शंस पार्टिसिपेट इधर इन कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म और बोथ। द ओवरऑल फ्री एनर्जी चेंज ऑफ अ मेटाबॉलिक पाथवे इज नेगेटिव। जो ओवरऑल एनर्जी चेंज होती है वो नेगेटिव होती है। मेटाबॉलिज्म मतलब रेफर्स टू अ रिएक्शन इन्वॉल्व इन ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन वगैरह को ब्रेक डाउन करना इनटू सिंपल। और जब भी बेटा कोई रिएक्शन, कोई सब्सटेंस ब्रेक डाउन होगा तो एनर्जी रिलीज होगी। ज़्यादातर जो ये रिएक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं? ऑक्सीडेटिव होते हैं नेचर में। और जो एनर्जी रिलीज होती है वो किस फॉर्म में सिंथेसाइज या स्टोर होती है? एटीपी की फॉर्म में, या फिर एनर्जी कैरियर्स जैसे कि NADH, NADPH, FADH2। ठीक है, और कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज भी हो जाती है इन द एनवायरनमेंट एज हीट। एनाबॉलिक रिएक्शन की बात करें बेटा, वो रिएक्शन जो स्टेप बाय स्टेप बायोसिंथेसिस, मतलब कि कैटाबॉलिज्म का उल्टा, कि यहाँ पे हम बायोमोलिक्यूल को, कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल को बना रहे हैं फ्रॉम सिंपल प्रिकर्सर्स। ठीक है, ये जो होते हैं वो डाइवर्जेंट होते हैं। डाइवर्जेंट का मतलब ये है, जैसे सपोज करो ए से हमने बनाया बी, अब ये जो बी है उससे सी भी बन सकता है, डी भी बन सकता है, ई भी बन सकता है और एफ भी बन सकता है। तो इनका जो नेचर होगा वो क्या होगा? डाइवर्जेंट। वेयर एज जो कैटाबॉलिज्म होता है वो जो होता है वो कन्वर्जेंट होता है। द कैटाबॉलिक सीक्वेंसेस आर कन्वर्जेंट इन नेचर। ठीक है, क्योंकि ओवरऑल हम जनरेट क्या कर रहे हैं? एटीपी ही जनरेट कर रहे हैं। तो चाहे ए बना, बी, सी, ये सारे ब्रेक डाउन होकर जब एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? एटीपी। तो कैटाबॉलिज्म बेटा कन्वर्जिंग है नेचर में, और एनाबॉलिज्म है एंड डाइवर्जिंग, एंड डिपेंड अपॉन द
डिपेंड ऑन द सोर्स ऑफ एनर्जी दैट इज मेड अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ एक्टिवेटेड प्रिकर्सर, और ये भी डिपेंड करता है कि कौन से सोर्स ऑफ एनर्जी जो थी वो प्रेजेंट थी उस रिएक्शन को करने के लिए। एनाबॉलिक प्रोसेस इंक्रीजेज द ऑर्डर ऑफ द सिस्टम, मतलब एक सिस्टम का जो एनर्जी है उसको इंक्रीज करता है, उसका ऑर्डर बढ़ाता है। अगर हम इसकी एक स्कीमेटिक डायग्राम देखें तो स्कीमेटिक डायग्राम में क्या हो रहा है बेटा, एनाबॉलिज्म को देखें तो सबसे पहले यहाँ पे ये वाली साइड पे जो बना हुआ है, जो ब्लू एरोज बने हुए हैं, ये है एनाबॉलिज्म के, मतलब कि स्मॉल मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो रही है मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट में, मतलब कि थोड़े कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में, जैसे कि एसिटाइल कोएंजाइम है, पायरुवेट वगैरह, ये कंबाइन होंगे, फिर बनाएंगे बेटा सिंपल मोनोमेरिक यूनिट जैसे मोनोसेक्राइड, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, और ये कंबाइन होकर बना देंगे कार्बोहाइड्रेट। तो ये पाथवे चलेगा बेटा स्मॉल मॉलिक्यूल से बने मेटाबॉलिक, फिर और सिंपल मोनोमर्स, फिर पॉलीमर्स। तो ये रिएक्शन हो गया हमारा एनाबॉलिज्म में। कैटाबॉलिज्म में क्या हो रहा है, उल्टा, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन हो रही है तो मोनोमर्स बना रहे हैं, वो ब्रेक डाउन हो रही है तो मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट बना रहे हैं, और फाइनली स्मॉल मॉलिक्यूल जो है वो ब्रेक डाउन हो रही है प्लस एनर्जी रिलीज हो रही है। ठीक है, तो आई थिंक आपको कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म अब क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट है बेटा डिज़ाइन ऑफ मेटाबॉलिज्म। तो बेसिक डिज़ाइन ऑफ मेटाबॉलिज्म क्या है, सबसे पहले समझो क्यों है, हम क्यों कह रहे हैं कि बेसिक डिज़ाइन इसलिए क्योंकि चाहे वो कोई प्लांट हो, वो कोई एनिमल सेल हो, वो कोई एक सिंपल यूनिसेल्युलर बैक्टीरिया हो या मल्टीसेल्युलर फंजाई हो, सबके अंदर ये रिएक्शन हो रही है, डाइजेशन, ग्लाइकोलिसिस, ये सारे प्रोसेस सबके अंदर हो रहे हैं, कुछ हद तक कैटाबॉलिज्म, कुछ हद तक एनाबॉलिज्म। दैट मीन्स कुछ तो कॉमन होगा इन रिएक्शन में जो सब में हो रहा है। तो सबसे पहला पॉइंट है बेटा सेंट्रल मेटाबॉलिक पाथवे, जैसे कि ग्लाइकोलिसिस एक ऐसा मेटाबॉलिक पाथवे है जो हर में हो रहा है, मतलब कि ग्लूकोज का ब्रेक डाउन। तो ऐसे कुछ कुछ पाथवेज हैं जो कि बहुत सेंट्रल है और कॉमन है टू एवरी ऑर्गेनिज्म, सो हैव बीन कंजर्व थ्रू एवोल्यूशन, पॉइंटिंग टू देयर इंपॉर्टेंस एंड कॉमन ओरिजिन। दूसरा, एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक पाथवेज जो होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं, और ये इरिवर्सिबल कैसे हो पाते हैं बेटा, बट एटलीस्ट वन यूनिक रिएक्शन, मतलब एक रिएक्शन ऐसा होगा जो वापस रिवर्स नहीं हो रहा, जिसकी वजह से ये रिएक्शन इरिवर्सिबल बनेंगे। मान लो ए कन्वर्ट होता है बी में, बी कन्वर्ट होता है सी में, सी कन्वर्ट होता है डी में, ये ना रिवर्सिबल रिएक्शन है, डी भी सी में कन्वर्ट हो सकता है, और ये रिएक्शन है ई में। तो अब बेटा क्या होगा, अगर सपोज करो ये सारे रिएक्शन रिवर्सिबल होते तो ए बी में कन्वर्ट होता, फिर सी डी, और वाइसा वर्सा उल्टा भी चल सकता। ठीक है, तो ये यूनिक नहीं हुआ, ये पाथवे सिर्फ एक हुआ। लेकिन अगर यहाँ पे ऐसा हो जाए, एक सेकंड, हाँ जी, अगर पाथवे यहाँ पे ऐसा हो कि ए कन्वर्ट हो रहा है बी में, बी ए में हो सकता है, सी और बी भी इंटरकन्वर्टेबल है, लेकिन डी जो है वो एक यूनिडायरेक्शनल रिएक्शन है, तब आके ये जो है वो यूनिक हो जाएगा। मतलब अब अगर वो सी डी में कन्वर्ट हो गया तो ये कमिटेड स्टेप हो जाएगा जो फाइनली रिवर्स नहीं होगा। ठीक है, तो एक यूनिक रिएक्शन ऐसा होता है जो थर्मोडायनेमिकली फेवर्ड होता है, जिसकी वजह से रिएक्शन जो है वो एक ही पाथ में चलता है। नंबर ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन इज़ वेरी लार्ज, लेकिन काइंड जो है वो सेम है। बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं लेकिन उनके टाइप तकरीबन सेम होते हैं, या तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होता है, या ग्रुप ट्रांसफर हो रहा है, या फिर हाइड्रोलिसिस वाटर की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन, आइसोमराइजेशन हो रही है, या एटीपी डिपेंडेंट लाइगेशन हो रही है, या फिर डबल बॉन्ड का एडिशन या रिमूवल हो रहा है, मतलब कि लाइसिस हो रहा है। ठीक है, तो यही सारे, अगर आपने एंजाइम्स की कैटेगरी पढ़ी हो तब भी हम उसमें यही पढ़ते हैं, ट्रांसफरेजेस, ऑक्सीडेजेस, हाइड्रोलिसिस, तो ये सारे। ऑल रिएक्शंस आर कैटलाइज्ड बाय एंजाइम दैट आर ईदर प्रोटीन और आरएनए। जितने भी रिएक्शन है उनके लिए एंजाइम चाहिए। ज़्यादातर जो एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीनेशियस होते हैं, लेकिन बहुत रेयर रिएक्शंस हैं जिनमें एंजाइम आरएनए दैट इज राइबोजाइम होता है। ठीक है, तो ये एंजाइम जो है वो रिएक्शन को फास्टर प्रोसीड करने में हेल्प करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है बेटा, generally there are separate pathways for synthesis and degradation. This allows independent and final control. By having separate set of enzyme, biological system can operate the two pathways independently. क्योंकि अगर किसी चीज़ के बनने का और ब्रेकडाउन होने का पाथवे अलग अलग होगा तो दोनों प्रोसेस अपनी स्पीड पे अलग अलग काम करते रहेंगे, इंडिपेंडेंटली काम करते रहेंगे। ठीक है, लेकिन अगर वो पाथवे एक ही होगा कि कंप्लीटली रिवर्सिबल है तो वो वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है द एंजाइम्स फॉर सिंथेसिस एंड डिग्रेडेशन आर ऑफर कंपार्टमेंटलाइज्ड इन यूकैरियोट। जो एंजाइम्स होते हैं वो अलग अलग कंपार्टमेंट में, कुछ एंजाइम जो है जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, कुछ एंजाइम जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट है, कुछ एंजाइम जो है वो पेरोक्सिसोम में प्रेजेंट है। तो जब एंजाइम्स अलग अलग पार्ट में प्रेजेंट है, सच अ सिनेरियो हेल्प इन मेंटेनिंग डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इंटरमीडिएट एंजाइम एंड ऑल रेगुलेटर। तो ये हेल्प करता है अलग अलग जगह पे अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करने की। उसके अलावा मेनी एंजाइम्स हैव एडिशनल रिक्वायरमेंट। कई एंजाइम में कोएंजाइम या मेटल या कोफैक्टर्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो वहाँ पे उन कोएंजाइम वगैरह की वजह से रिएक्शन स्पीड जो है वो इंक्रीज होगी। ठीक है, तो
ये बेसिकली था, हमने मेन 4-5 पॉइंट्स के लिए, आई थिंक ये इनफ है डिज़ाइन ऑफ मेटाबॉलिज्म के लिए। अब आ जाते हैं बेटा टाइप ऑफ मेटाबॉलिक पाथवेज को लेकर। टाइप ऑफ मेटाबॉलिक पाथवेज पे 2 पेपर्स में क्वेश्चन आ चुके हैं। मेटाबॉलिक पाथवे क्या है? सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन जिससे एंड प्रोडक्ट बन रहा है, मतलब एक सब्सटेंस दूसरे में चेंज हो रहा है, दूसरा तीसरे में चेंज हो रहा है, दो वो रिवर्सिबल है या रिवर्सिबल है, बट सीक्वेंस जिसकी वजह से वो फंक्शन हो रहा है, वो रिएक्शन हो रहा है। अब यहाँ पे बेटा ये 4 डिफरेंट वेज में हो सकता है, लीनियर, ब्रांच, साइक्लिक और स्पाइरल वेज में, ठीक है। Even the enzymes of metabolic sequence are generally organized in multi-enzyme complex, multifunctional enzymes or membrane-bound complex. Such organized units of metabolism are called metabolome. तो मेटाबोलोन क्या होता है? ये जो ऑर्गेनाइज यूनिट्स होते हैं जहाँ पे मेटाबॉलिज्म हो रहा है, इनको हम क्या बोलेंगे? मेटाबोलोन। अब अगर हम आ जाते हैं टाइप ऑफ मेटाबॉलिक पाथवेज पे, पहला पाथवे है बेटा लीनियर पाथवे। लीनियर का वर्ड ही हमें पता है स्ट्रेट, जैसे कि ग्लाइकोलिसिस, इसका एक बहुत कॉमन और प्रोमिनेंट एग्जांपल है। ग्लाइकोलिसिस किसको शो कर रहा है? लीनियर पाथवे को। तो दिस टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन इज यूज्ड व्हेन अ प्रिकर्सर और सबस्ट्रेट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट बाय सीरीज ऑफ रिएक्शन। जब एक मॉलिक्यूल सीरीज ऑफ रिएक्शन से दूसरे मॉलिक्यूल में चेंज हो रहा है, उसको हमने क्या बोल दिया? लीनियर मेटाबॉलिक पाथवे, ठीक है। दूसरा आ जाता है बेटा स्पाइरल पाथवे। स्पाइरल पाथवे जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये इसमें चेंज हो रहा है, यहाँ से एक चीज़ रिमूव हो रही है, फिर इसमें चेंज हो रहा है, एक चीज़ रिमूव हो रही है, फिर इसमें हो रहा है, एक चीज़ रिमूव हो रही है, ठीक है। इस टाइप का हमें देखने के लिए मिल सकता है TCA साइकिल वगैरह में। तो अ स्पाइरल pathway can be viewed as a variation of linear pathway. ये linear pathway की variation है. In this case, the substrate will be processed through multiple round of same sequence of reaction. मतलब बार बार बेटा same type of reaction हो रहा है और substrate के अंदर वापस, जैसे मान लो सपोज डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है तो बार बार CO2 रिमूव होता जा रहा है, ठीक है। ईच टाइम देर वुड बी इधर एन इंक्रीमेंटल डिक्रीज और इंक्रीज, या तो सेम चीज़ रिमूव हो रही है या फिर सेम चीज़ डिक्रीज हो रही है। और यस TCA में नहीं बेटा, ये इसका बहुत कॉमन एग्जांपल होता है बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। जब फैटी एसिड्स का ऑक्सीडेशन होता है ना, तो हर स्टेप पे ना 2 कार्बन रिमूव होने शुरू हो जाते हैं टिल वी गेट द डिजायर्ड नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है। तो बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड किसको फॉलो करता है? स्पाइरल पाथवे को, क्योंकि उसमें एसिटाइल कोएंजाइम ये रिलीज हो रहा होता है हर राउंड में, तो 2 कार्बन डिक्रीज हो रहे होते हैं। नेक्स्ट है बेटा ब्रांच्ड पाथवे, ठीक है। ब्रांच पाथवे डायग्राम हमें दिख रहा है, वर्ड हमें समझ में आ रहा है कि जहाँ पे ब्रांचिंग हो रही है, मतलब कि एक चीज़ जो है वो दूसरी प्रोड्यूस करेगी और वो आगे डाइवर्जेंट 2 या 3 चीज़ें बना सकती है डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ द एंजाइम्स एंड द कंडीशंस। अ ब्रांच पाथवे बिगिन विद शेयर्ड रिएक्शंस एंड एन इंटरमीडिएट कैन बी डाइवर्टेड इनटू मोर देन वन रूट। मतलब कि शेयर्ड रिएक्शन के बीच में होता है और जो इंटरमीडिएट है, जो एक सब्सटेंस बना, जैसे A से B बना, अब वो B, C, D और E किसी में भी चेंज हो सकते हैं, मोर देन वन रूट में चेंज हो सकता है। डाइवर्जेंट पाथवे विल प्रोड्यूस मोर देन वन एंड प्रोडक्ट। दिस टाइप ऑफ डाइवर्जेंट थीम इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनाबॉलिक सीक्वेंस। अभी हमने जब एनाबॉलिज्म पढ़ा था तो हमने पढ़ा था बेटा वहाँ पे कि वो जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है? डाइवर्जेंट होता है। द बायोसिंथेसिस ऑफ 3 एरोमेटिक अमीनो एसिड इन प्लांट एंड बैक्टीरिया इज वन सच एग्जाम्पल। फोर्थ पाथवे है बेटा हमारा साइक्लिक पाथवे। साइक्लिक पाथवे ये री डायग्राम, यहाँ पे आप बोल सकते हो क्या होगा साइक्लिक पाथवे हमारा? TCA साइकिल। साइक्लिक पाथवे में जनरली 2 सबस्ट्रेट आर इन्वॉल्व, वन ऑफ देम इज रीजनरेटेड थ्रू अ सीरीज ऑफ रिएक्शन एंड द अदर वन इज कन्वर्टेड टू द प्रोडक्ट। यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, एक सब्सटेंस तो वापस चेन कंप्लीट करने के बाद रिसाइकिल हो रहा है और कोई एक सब्सटेंस होगा जो एज अ प्रोडक्ट रिलीज हो रहा है। जैसे यहाँ पे मान लो, अगर सपोज करो हम इस साइकिल को देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे बेटा बार बार जो B है वो रीजनरेट हो रहा है और Q जो है वो रिमूव हो रहा है। तो ये Q क्या है? हमारा प्रोडक्ट। तो यहाँ पे एक चीज़ हमेशा रीजनरेट हो रही है और एक चीज़ जो है वो हमेशा एज अ प्रोडक्ट रिलीज आउट हो रही है, ठीक है। तो ये हमारे 4 टाइप ऑफ पाथवेज थे जो कि 2 पेपर्स में तो आ चुके हैं। नेक्स्ट है बेटा मेटाबॉलिक पाथवेज जो होते हैं हम उसको फर्दर डिवाइड कर सकते हैं 2 कैटेगरीज में, दैट इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी डिपेंडिंग अपॉन द इम्पोर्टेंस ऑफ पाथवे, ठीक है। अगर हमें पूछा जाए कि किस टाइप से हो रहे हैं, ठीक है, टाइप ऑफ पाथवे क्या है, तो हम वहाँ पे बोलेंगे टाइप ऑफ पाथवे में लीनियर भी हो सकता है, स्पाइरल भी हो सकता है, साइक्लिक। तो यहाँ पे याद रखना, वैसे तो ज़्यादातर सीक्वेंस पे ही क्वेश्चन आते हैं। अगर सीक्वेंस के बेसिस पे पूछे तो बेटा हमने जो 4 टाइप्स करे थे वो, लेकिन अगर इम्पोर्टेंस के बेसिस पे पूछे तो इम्पोर्टेंस के बेसिस पे तो है दैट इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी जो है वो मेटाबॉलिक पाथवेज जो इंपॉर्टेंट है, विच आर इंडिस्पेंसिबल फॉर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, मतलब जो हमारी ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है, उनके बिना हमारा काम नहीं चल सकता, हमारी बॉडी में एनर्जी जनरेट नहीं हो सकती या चीज़ें नहीं बन सकती। फॉर एग्जाम्पल ग्लाइकोलिसिस हमारी बॉडी का एक बहुत ही कॉमन पाथवे जो हर लिविंग
ऑर्गेनिज्म में हो रहे हैं। दूसरा है बेटा सेकेंडरी पाथवे। सेकेंडरी पाथवे क्या है? नॉन इंडिस्पेंसिबल फॉर कंप्लीटिंग द लाइफ साइकिल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो सेकेंडरी पाथवे जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है किसी भी लाइफ साइकिल के लिए। फॉर एग्जाम्पल, तो मतलब ये यूज़ कहाँ हो रहा है? फॉर एग्जाम्पल, ये यूज़ हो रहा है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वेराइटी ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। मान लो कोई कोई ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्लांट जो है वो पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए फेरोमोन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, या कुछ हार्मोन्स या पिगमेंट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। एनवायरमेंटल चेंजेस को विदस्टैंड करने के लिए हमारी बॉडी में कुछ केमिकल रिलीज हो रहे हैं, ठीक है, जो कि प्राइमरी मेटाबोलाइट्स को हेल्प करके सिंथेसाइज होते हैं। तो इस टाइप के पाथवेज हो जाएंगे बच्चे सेकेंडरी पाथवे, ठीक है। अगर आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एनाप्लेरोटिक रिएक्शंस और एम्फिबोलिक पाथवेज। एनाप्लेरोटिक रिएक्शन की बात करें तो एनाप्लेरोटिक का मतलब बेटा होता है अप फिलिंग अप, मतलब कि रिएक्शन विच रिप्लेनिश इंटरमीडिएट ऑफ पाथवे डाटा इज डाइवर्टेड टू एनाबॉलिक रूट। मतलब कि जैसे सपोज करो ए चेंज हुआ बी में, बी चेंज हो रहा है सी में, सी चेंज हो रहा है डी में, और डी चेंज हो रहा है ए में, ठीक है। तो ये जो इंटरमीडिएट थे बी सी और डी, मान लो ये साइकिल जो हो रही है वो ए की प्रोडक्शन के लिए हो रही है, तो ये बी सी और डी की कॉन्सेंट्रेशन कैसे रिप्लेनिश हो रही है? क्योंकि बी तो सी में चेंज हो गया, तो ये कैसे वापस बी जो है वो वापस अपनी कॉन्सेंट्रेशन को अचीव कर पा रहा है? तो इंटरमीडिएट की जो इंटरमीडिएट्स होते हैं उनकी जो कॉन्सेंट्रेशन है या उनको जो रिप्लेनिश करने का जो रिएक्शंस होते हैं वो होते हैं एनाप्लेरोटिक रिएक्शन। द सेंट्रल पाथवे लाइक ग्लाइकोसिस The central pathway like glycolysis, TCA, pentose pathway participate in both anabolism, catabolism। तो इन पाथवेज को हम बोल देते हैं एम्फीबॉलिक। तो एम्फीबॉलिक का मतलब बेटा क्या हुआ? वो पाथवेज आप कह सकते हो द पाथवेज दैट पार्टिसिपेट इन बोथ एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म आर कॉल्ड एम्फीबॉलिक पाथवे। एम्फीबोलिक के लिए हम लिख सकते हैं द वर्ड एम्फीबोलिक कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड एम्फी मीन्स बोथ साइड्स। तो यहाँ पे बोथ का मतलब हो गया एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म, जिसमें दोनों हो रहे हैं। इसके एग्जांपल बेटा टीसीए साइकिल के जो इंटरमीडिएट्स है वो किसी न किसी कैटाबॉलिज्म रिएक्शन से, किसी न किसी कैटाबॉलिक रिएक्शन से प्रोड्यूस हो गया था। जैसे मान लो एसिटाइल कोएंजाइम है जो ऑक्सैलो एसीटेट के साथ आके कंबाइन कर रहे हैं, तो एसिटाइल कोएंजाइम है तो पायरुवेट के कैटाबॉलिक प्रोसेस से आया था, ठीक है। तो मतलब कि कैटाबॉलिज्म से इंटरमीडिएट्स आ रहे हैं, और उसके बाद ये इंटरमीडिएट्स कहाँ यूज हो रहे हैं? फॉर एनाबॉलिक प्रोडक्ट्स। द इंटरमीडिएट ऑक्सैलो एसिटिक एसिड या अल्फा कीटोग्लूटारेट जो है वो प्रिकर्सर होते हैं अस्पार्टेट और ग्लूटामेट के। मतलब ये जो साइकिल हो गई बेटा वो कैटाबॉलिज्म में भी, मतलब ऐसे जो मॉलिक्यूल्स है वो कैटाबॉलिज्म में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं और एनाबॉलिज्म में भी, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं एनाप्लेरोटिक रिएक्शंस की, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एनाप्लेरोटिक रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय बायोटिन डिपेंडेंट पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। पायरुवेट कार्बोक्सिलेज क्या करता है? कन्वर्ट करता है पायरुवेट को ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में इन अ टू स्टेप एटीपी रिक्वायरिंग रिएक्शन। द एंजाइम इज एक्टिवेटेड बाय एसिटाइल कोएंजाइम जो सिग्नल करते हैं लो लेवल ऑफ ओए की वजह से, मतलब ऑक्सैलो एसिटेट की वजह से। बोथ एसिटाइल कोएंजाइम एंड ऑक्सैलो एसिटेट कंडेंस इन द फर्स्ट रिएक्शन ऑफ द TCA, मतलब जो TCA साइकिल है उसके फर्स्ट स्टेप में जो दोनों है वो एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं। तो बेसिकली हमने एनाप्लेरोटिक रिएक्शन में बोला था इंटरमीडिएट्स को रिप्लेनिश करना, ठीक है। यहाँ पे इंटरमीडिएट क्या है बेटा? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। जब ऑक्सैलो एसिटिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी तो पायरुवेट कार्बोक्सिलिक जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। और वो क्या करेगा? पायरुवेट और एसिटाइल कोएंजाइम में कंबाइन होकर, मतलब पायरुवेट को कन्वर्ट करेगा एसिटाइल कोएंजाइम में, जो फर्दर किसकी फॉर्मेशन में हेल्प करेगा? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड की, ठीक है। तो ये रहा इसका रिएक्शन। पायरुवेट जो है फाइनली किस में कन्वर्ट हो रहा है? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में। देयर आर आल्सो साइकिल लाइक प्यूरीन न्यूक्लियोटाइड साइकिल, ग्लाइकोक्सिलेट साइकिल दैट जनरेट TCA इंटरमीडिएट इन स्पेशलाइज्ड टिश्यूज, ठीक है। तो और भी साइकिल्स हैं जो TCA के इंटरमीडिएट्स बना रही हैं। तो वो जो भी रिएक्शन जिनसे रिएक्शन इंटरमीडिएट्स रिप्लेनिश होते हैं उन रिएक्शंस को बोल देते हैं एनाप्लेरोटिक रिएक्शंस। नेक्स्ट है बेटा ATP एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। ATP किससे बना हुआ है? ATP बना हुआ है बेस एडेनिन से, शुगर्स राइबोस से और ट्राइफॉस्फेट यूनिट से, ठीक है। मतलब 3 फॉस्फेट ग्रुप है, शुगर में एडेनिन प्रेजेंट, शुगर में राइबोस प्रेजेंट है, और नाइट्रोजनस बेस कौन सा प्रेजेंट हो गया? एडेनिन प्रेजेंट हो गया। तो ये हमारे पास आ गया ATP, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। ये क्या होता है? ट्राइफॉस्फेट जो है वो इनके अंदर एनर्जी कंजर्व हुई होती है। एक्टिव फॉर्म ऑफ ATP इज कॉम्प्लेक्स विद डाइवेलेंट आयन। जब ये एक्टिव होगा तो ये किसके साथ बाइंड कर लेगा? मतलब या फिर जब ये मैग्नीशियम के साथ बाइंड करेगा तब ये प्रेजेंट होगा बेटा अपनी एक्टिवेटेड फॉर्म में। तो ATP का मेन रोल क्या है? ATP
एटीपी का मेन रोल है हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोवाइड करना। इट इज़ द इमीडिएट डोनर ऑफ फ्री एनर्जी। द टर्नओवर ऑफ एटीपी हाई, सो इट इज़ कंटिन्यूसली सिंथेसाइज। इसका टर्नओवर इतना हाई है तो ये किसी ना किसी रिएक्शन से हमारी बॉडी में कंटिन्यूसली प्रोड्यूस होता रहता है। ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सपोर्ट करता है हमारे एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस को, जैसे कि बायोसिंथेसिस, लोकोमोशन या किसी भी चीज़ का मेंटेन होना, सिंथेसाइज होना, उन सब में हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए, जो कहाँ से मिल रही है? एटीपी में। इन मोस्ट प्रोसेस द एनर्जी डोनेशन बाय एटीपी इन्वॉल्व ग्रुप ट्रांसफर। In most processes, the energy donation by ATP involve group transfer of orthophosphate, pyrophosphate और एडिनाइलेट फ्रॉम ATP टू एक्टिवेट द सबस्ट्रेट। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट का मतलब अगर हम देखेंगे ये एडिनोसाइन है और इसके साथ 3 फॉस्फेट ग्रुप जो है वो अटैच है। जब इसने एनर्जी प्रोवाइड करनी है तो एनर्जी कैसे प्रोवाइड कर रही है? या तो ये एक फॉस्फेट किसी को दे देगा, ट्रांसफर कर देगा, ग्रुप ट्रांसफर हो रहा है, तो अगर एक फॉस्फेट ट्रांसफर हो रहा है तो उसको बोलते हैं ऑर्थोफॉस्फेट। अगर 2 फॉस्फेट ग्रुप, मान लो ATP है, उसने 2 फॉस्फेट ग्रुप ट्रांसफर कर दिया और वो बन गया बेटा AMP, मोनोफॉस्फेट। तो जब 2 फॉस्फेट ट्रांसफर होंगे तो उसको बोल देंगे पायरोफॉस्फेट। और कभी कभी क्या होता है? एडेनाइलेट, मतलब कि जो साइक्लिक AMP है या जो AMP बना, ठीक है, ये AMP ग्रुप ही कहीं पे जाके ट्रांसफर हो जाएगा, जैसे कि G प्रोटीन वगैरह के साथ जाके ये बाइंड हो जाता है। ठीक है, तो बेसिकली ATP काम कैसे कर रहा है? ATP काम कर रहा है ग्रुप ट्रांसफर करके। ग्रुप ट्रांसफर में वो ऑर्थोफॉस्फेट को भी ट्रांसफर कर सकता है, पायरोफॉस्फेट को भी ट्रांसफर कर सकता है, या फिर AMP को भी ट्रांसफर कर सकता है सबस्ट्रेट को एक्टिवेट करने के लिए। दिस इज द कॉमन वे ऑफ कपलिंग अ थर्मोडायनेमिकली अनफेवरेबल रिएक्शन टू एन एनर्जेटिकली फेवरेबल रिएक्शन। मतलब कि वो रिएक्शन बेटा थर्मोडायनेमिकली अनफेवरेबल था ना, क्योंकि वो रिएक्शन अपने आप नहीं हो रहा। अगर सपोज करो एक रिएक्शन है A से B, ये अपने आप हो रहा है और साथ में एनर्जी रिलीज हो रही है, तो बेटा ये थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल रिएक्शन है क्योंकि इसमें एनर्जी रिलीज हो रही है। लेकिन अगर मुझे B को कन्वर्ट करना है C में, वो खुद से नहीं होता, यहाँ पे मुझे उसे एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। तो ये जो रिएक्शन है वो अनफेवरेबल रिएक्शन से किस में हम चेंज करवा रहे हैं? फेवरेबल रिएक्शन में, विद द हेल्प ऑफ एनर्जी को यूज करके। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखो तो ATP था, उसकी हाइड्रोलिसिस हुई, ADP बना, फॉस्फेट बना, और एक फॉस्फेट ब्रेक होने पे बेटा टर्मिनल फॉस्फेट से कितनी एनर्जी रिलीज होती है? 30.5 किलो जूल पर मोल। ये भी हो सकता है, हमने कहा ग्रुप ट्रांसफर में ये भी हो सकता है कि वो पायरोफॉस्फेट रिलीज कर दे, मतलब 2 फॉस्फेट ग्रुप रिलीज करे, तो वहाँ पे क्या बन जाएगा? AMP। इस केस में बेटा एक फॉस्फेट में 30.5 एनर्जी रिलीज हो रही थी, तो 2 फॉस्फेट में कितनी एनर्जी रिलीज हो गई? 61 किलो जूल पर मोल। उसके बाद अगर हम बात करें, इट इज़ द हाइड्रोलिसिस ऑफ ATP दैट रिलीजेस लॉट ऑफ एनर्जी। अब ATP जब हाइड्रोलाइज हो रहा है, मतलब वो ब्रेक डाउन हो रहा है, तभी वो एनर्जी रिलीज कर पा रहे हैं। अकाउंट्स फॉर इट हाई फॉस्फोराइल ग्रुप ट्रांसफर पोटेंशियल। ये एनर्जी क्यों रिलीज कर पा रहा है? ये एनर्जी रिलीज कर पा रहा है क्योंकि ये ब्रेक डाउन हो रहा है, ये अपने फॉस्फेट ग्रुप को ट्रांसफर कर रहा है। तो मतलब इसके पास इतना ज़्यादा पोटेंशियल है अपने फॉस्फेट ग्रुप को ट्रांसफर करने के लिए कि ये फॉस्फेट ग्रुप को ट्रांसफर करके भी स्टेबल होता है। तो फिर क्वेश्चन आ जाता है बेटा, क्या फैक्टर्स ऐसे रिस्पॉन्सिबल है जिसकी वजह से ये हाईली स्टेबल है या हाईली केपेबल है फॉस्फोराइल ग्रुप को ट्रांसफर करने के लिए? इसका पोटेंशियल इतना ज़्यादा क्यों है? तो उसके रीज़न बेटा, पहला रीज़न है इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? फॉस्फेट ना नेगेटिवली चार्ज होता है। अगर ये एडिनोसाइन है, इसके साथ 3 फॉस्फेट अटैच है, तो ये भी नेगेटिवली, ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, इनके बीच में नेगेटिव के बीच में रिपल्शन होगी, तो इसीलिए इसको रिलीज करना ईजी है। द 3 फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट इन ATP कैरी 4 नेगेटिव चार्ज। क्लोजली पैक्ड नेगेटिव चार्ज रिपेल ईच अदर, सो द हाइड्रोलिसिस ऑफ ATP की वजह से नेगेटिव चार्ज जो है वो कम होता है, एक नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल रिलीज हो गया, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन जो है वो थोड़ी सी ईजी हो जाती है, थोड़ी सी कम हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है बेटा रेजोनेंस स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। हाइड्रोलिसिस ऑफ ATP से क्या बना? ADP और फॉस्फेट बना, और दोनों ही ADP में भी और फॉस्फेट में, दोनों में रेजोनेंस स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। द इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इज नॉन टू हैव अ नंबर ऑफ रेजोनेंस फॉर्म, वेयर एज जो फॉस्फोराइल ग्रुप है ऑफ ATP हैज फ्यू रेजोनेंस ग्रुप। ठीक है, ADP के अंदर रेजोनेंस कम दिखेगा, जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज हो रहा है उसके अंदर रेजोनेंस ज़्यादा दिखेगा। तो दोनों में ही रेजोनेंस है, तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज स्ट्रक्चर्स हैं, इसीलिए इनका फॉर्मेशन होना एक थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल रिएक्शन माना जाएगा। ठीक है, स्टेबलाइजेशन ड्यू टू हाइड्रेशन। वाटर मॉलिक्यूल बाइंड करते हैं ADP के साथ और फॉस्फेट के साथ, देन दे बाइंड ATP, स्टेबलाइजिंग द प्रोडक्ट्स मोर देन ATP ड्यू टू रिलीज ऑफ हाइड्रेशन। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा, हाइड्रेशन मतलब जब ये वाटर के साथ ब्रेक डाउन हो रहा है, तो मतलब वाटर अगर हम रिएक्ट कर रहे हैं तो वाटर बेटा ADP के साथ ना
ज़्यादा जल्दी बाइंड होता है, ज़्यादा जल्दी स्टेबली बाइंड होता है या रिएक्ट करता है रादर देन एटीपी। इसीलिए अगर हमने एटीपी को वाटर के प्रेजेंस में ट्रीट करा तो वाटर के प्रेजेंस में ट्रीट करने से क्या होगा, एडीपी बनेगा, क्योंकि ये वाटर इस एडीपी के साथ ज़्यादा अच्छे से बाइंड कर सकते हैं। तो बेसिकली ये 3 फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि एटीपी के पास हाई पोटेंशियल है ग्रुप ट्रांसफर करने के लिए। तो ये तो बात हुई बेटा एटीपी को ब्रेक डाउन करना है। एटीपी किस में कन्वर्ट हो रहा है, एडीपी में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। लेकिन अब बात आ जाती है कि अगर मुझे एटीपी सिंथेसाइज करना है तो कैसे बनेगा, मतलब एटीपी सिंथेसाइज होगा अगर एडीपी और फॉस्फेट ग्रुप ज्वाइन होंगे। इस प्रोसेस को बच्चे हम क्या बोलेंगे, फॉस्फोराइलेशन। तो फॉस्फोराइलेशन का मतलब है कि एडीपी और फॉस्फेट का ज्वाइन होना और क्या बनाना, एटीपी। ये फॉस्फोराइलेशन 3 तरीके से हो सकती है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन और फोटोफॉस्फोराइलेशन, ठीक है। सो फॉस्फोराइलेशन अगर आपको पढ़ना हो, देयर इज अ सेपरेट वीडियो एज वेल जिसमें हमने डिटेल में तीनों टाइप ऑफ फॉस्फोराइलेशंस डिस्कस करी। बट यहाँ पे ब्रीफ में डेफिनेशन देख लेते हैं। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होता है जिसमें ग्रुप ट्रांसफर होता है। इसका मतलब कि कहीं से, जैसे हमारे पास एडीपी था, कहीं से यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप आके अटैच हो गया, ग्रुप ट्रांसफर हो गया और क्या बन गया, एटीपी बन गया, ठीक है। तो पहला प्रोसेस होता है ग्रुप ट्रांसफर की वजह से, जिसको हम बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। दूसरा होता है बेटा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। वो कब होता है, जब माइटोकॉन्ड्रिया में टीसीए साइकिल हो जाएगा, उसके बाद वो एंटर करेगा किसमें, ईटीसी साइकिल में। सो इन एरोबिक ऑर्गेनिज्म ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन अकाउंट फॉर मोस्ट ऑफ द एटीपी जनरेशन। सिंथेसिस ऑफ एटीपी विच इज कपल्ड टू द ऑक्सीडेशन ऑफ NADH एंड FADH2 वाया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट साइकिल। मतलब कि NADH और FADH2 जो बनते हैं वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जो होती है उसके अंदर, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में जो होती है उसके अंदर एंटर करते हैं। प्रोटॉन ग्रेडियंट के अक्रॉस मूवमेंट होती है और फिर ATP सिंथेसाइज हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू जो ATP बन रहा है वो क्या है बेटा, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। फोटो फॉस्फोराइलेशन की बात करें तो फोटो का मतलब ही लाइट होता है। तो मतलब वो फॉस्फोराइलेशन जो लाइट की वजह से हो रही है, मतलब कि लाइट एनर्जी ट्रैप करने की वजह से हो रही है, और ये हमें जनरली देखने के लिए मिलेगी ग्रीन प्लांट्स में जिनके पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होती हैं। सो इसके आगे के टॉपिक बायोलॉजिकल इलेक्ट्रॉन डोनर्स एंड रिसेप्टर्स, जिसमें हम NADH या FADH2 के बारे में पढ़ते हैं। तो ये बेटा अभी तक किसी भी पेपर में नहीं आए हुए। सो आई एम लीविंग और स्किपिंग दीज, इफ़ यू वांट यू कैन डू देम बाय योर ओन सेल्फ। सो अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चंस। अगर आते हैं बेटा चैप्टर नंबर 2 में, चैप्टर नंबर 2 हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 2 है आपका ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस पे से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन जो बार बार आए हुए हैं। ग्लाइकोलिसिस एक्सप्लेन करो, ठीक है। फर्मेंटेशन एक्सप्लेन करो। एक पेपर में कॉरी साइकिल पूछा जा चुका है, फेट ऑफ पायरुवेट पूछा जा चुका है, रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोलिसिस पूछा जा चुका है। और इनमें से जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ग्लाइकोलिसिस इटसेल्फ, उस चेन को, उसके एंजाइम्स को अच्छे से लर्न करना, और रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोलिसिस। बहुत मतलब देयर आर पेपर्स जहाँ पे ये दोनों क्वेश्चन रिपीटेडली साथ में पूछे गए हैं, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस पे भी बेटा हमने सेपरेट वीडियो करी हुई है, तो आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। बट आपको मेन चीज़ें याद रखनी है, जैसे ग्लूकोज किस में चेंज होता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, वो किस में चेंज होता है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, देन फ्रक्टोज। तो ये 10 स्टेप रिएक्शन है जहाँ पे आपको पूरा साइकिल याद रखना है। उसके अलावा कौन कौन से इंजाइम्स है वो याद रखने हैं। वो तो एक बेसिक ग्लाइकोलिसिस है जो आपको करना है, ठीक है, जो एक सेपरेट वीडियो में भी मैंने कवर करा हुआ है। आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। बट यहाँ पे हम बात करने वाले हैं जो चीज़ें हमने उस वीडियो में या एक बेसिक ग्लाइकोलिसिस में नहीं करी हुई। अब ग्लाइकोलिसिस बेसिक प्रोसेस क्या है, जहाँ पे ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो रहा है, और फाइनली नेट 2 ATP मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज हो रहे हैं। ये एरोबिक और एनारोबिक दोनों में हो रहा होता है। 10 स्टेप्स में रिएक्शन होता है। क्योंकि ये एरोबिक और एनारोबिक दोनों में हो रहा है, इसका मतलब ये ऑक्सीजन डिपेंडेंट नहीं है। ये रिएक्शन ऑक्सीजन पे डिपेंड नहीं करता और ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में ईजिली हो सकता है, ठीक है। इसीलिए हमें दोनों में देखने के लिए मिलता है। ये एक एनर्जेटिकली फेवरेबल रिएक्शन है क्योंकि इसमें नेट 2 ATPs जो है वो रिलीज हो रहे हैं। यूनिडायरेक्शनल रिएक्शन है, इसीलिए हमने इसको लीनियर मेटाबॉलिक पाथवे में भी एज एन एग्जांपल बोला था। यहाँ पे हो क्या रहा है बेटा, ऑल द इंटरमीडिएट्स ऑफ द पाथवे आर फॉस्फोराइलेटेड। तो बेसिकली यहाँ पे सीक्वेंस ऑफ फॉस्फोराइलेशन हो रहा होता है। फॉस्फोराइलेशन इज टू फोल्ड, इट एक्टिवेट्स द इंटरमीडिएट। अब यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन हो रही है। फॉस्फोराइलेशन मतलब कि ATP ऐड हो रहा है, मतलब फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो रहा है, ठीक है। अब फॉस्फेट ग्रुप जब ऐड हो रहा है तो उसके दो
पर्पसेस है, वो क्या कर रहा है, एक तो इंटरमीडिएट को एक्टिवेट कर रहा है, दूसरा वो उसको पोलराइज कर रहा है, क्योंकि फॉस्फेट जो है वो नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल है, तो अगर कहीं पे भी आगे फॉस्फेट अटैच होगा मतलब उस मॉलिक्यूल पे नेगेटिव चार्ज आ गया। अब अगर वो मॉलिक्यूल चार्ज हो गया तो वो सेल से बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ नहीं करेगा चार्ज मॉलिक्यूल्स को बाहर जाने के लिए। तो फॉस्फोराइलेशन की वजह से दो चीज़ें हो रही हैं, इंटरमीडिएट का एक्टिवेट होना प्लस मॉलिक्यूल का इंटरमीडिएट का पोलराइज होना, जिसकी वजह से वो उस सेल मेम्ब्रेन को या उस कंपार्टमेंट को छोड़ के नहीं जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, बेटा बताओ फेजेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस क्या है। ग्लाइकोलिसिस के दो फेजेस होते हैं, एक होता है प्रिपरेटरी फेज। प्रिपरेटरी फेज मतलब, और या फिर एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज। प्रिपरेटरी एंड एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज का मतलब क्या है, वो दो रिएक्शंस या वो रिएक्शन जहाँ पे हम एनर्जी दे रहे हैं। शुरू में बेटा हम देयर आर टू रिएक्शन जहाँ पे हम एटीपी प्रोवाइड करा रहे होते हैं उस रिएक्शन को करने के लिए, वो हो गए प्रिपरेटरी फेज या फिर एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज। इस डायग्राम में आप देख सकते हो यहाँ पे मार्क हुआ हुआ है बेटा एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज। मतलब कि सबसे पहले ग्लूकोज किस में चेंज हो रहा है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, यहाँ पे भी एक एटीपी एडीपी में चेंज हुआ, मतलब हमने एनर्जी प्रोवाइड करी। उसके बाद ग्लूकोज चेंज हो रहा है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, यहाँ पे कोई एनर्जी नहीं लग रही, ठीक है। उसके बाद फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट चेंज हो रहा है फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट में, यहाँ पे भी एनर्जी लग रही है। उसके बाद फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट जो है वो चेंज होता है फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड में और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में। तो ये जो 4 स्टेप्स हमारे आ रहे हैं, तो ये स्टेप बेटा हो गए हमारे एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज, क्योंकि यहाँ पे हमने नेट एनर्जी स्पेंड करी, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट फेज आ जाता है, दैट इज एनर्जी जनरेशन फेज। जनरेशन फेज मतलब कि जहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है या एनर्जी रिलीज हो रही है। तो अब इसके अंदर होगा क्या, जितना भी ये डीएचएपी है, डीएचएपी फाइनली किस में चेंज हो जाएगा, पीजीए में चेंज हो जाएगा, क्योंकि पीजीए मोर फेवरेबल है ग्लाइकोलिसिस को एंटर करने के लिए, एंड फर्दर जो हमारा रिएक्शंस है वो कैरी ऑन होंगे। उसके अलावा बेटा ग्लाइकोलिसिस से रिलेटेड दो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि ग्लाइकोलिसिस का सबसे पहला रिएक्शन कौन सा है। ग्लाइकोलिसिस का सबसे पहला रिएक्शन है फॉस्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज, जिसमें हम ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, ग्लूकोज को कन्वर्ट कर रहे हैं ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, ठीक है। दिस फर्स्ट रिएक्शन इज this first step of the glycolysis is not subject to stringent regulation because the product formed has multiple fates। इसका मतलब ये स्टेप, एक क्वेश्चन आया था कि व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ ग्लाइकोलिसिस एंड एक्सप्लेन व्हाई इज इट नॉट अ कमिटेड स्टेप। वो कमिटेड स्टेप क्यों नहीं है, वो कमिटेड स्टेप इसलिए नहीं है क्योंकि बेटा ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट यहाँ पे बना है ये बहुत सारे पाथवेज के अंदर एंटर कर सकते हैं। द प्रोडक्ट फॉर्म हैज मल्टीपल फेट्स, इसीलिए ये पाथवे जो है, मतलब ये जो फर्स्ट स्टेप है ये यूनिक टू ग्लाइकोलिसिस या स्ट्रिंजेंट टू ग्लाइकोलिसिस नहीं है। तो इसके साथ आपको याद रखना है, अगर आपसे पूछें कि बताओ सबसे पहला ऐसा कौन सा स्टेप है जो कि यूनिक है, जो यूनिक नहीं है वो तो हमें पता चल गया, कौन सा स्टेप है जो यूनिक है। तो यूनिक है बेटा स्टेप नंबर 3 फॉस्फोराइलेशन ऑफ फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, जहाँ पे फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में। दिस फर्स्ट यूनिक स्टेप ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज कैटलाइज्ड बाय मैग्नीशियम डिपेंडेंट PFK1 दैट इज फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज कैटलाइजेस द इरिवर्सिबल फॉस्फोराइलेशन ऑफ फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट में चेंज कर रहे हैं। इस रिएक्शन में एक एटीपी मॉलिक्यूल कंज्यूम होता है। ये रिएक्शन प्लांट्स में, बैक्टीरियाज में, प्रोटिस्ट में, सबके अंदर हो सकता है। ड्यू टू इट्स यूनिकनेस दिस रिएक्शन इज इंपॉर्टेंट इन रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोलिसिस। अगर फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बन गया तो अब ये रिएक्शन कमिटेड हो गया कि ये आगे ग्लाइकोलिसिस पाथवे को फॉलो करने वाला है। उसके बीच में एक स्टेप आता है, आई एम डिस्कसिंग ग्लाइकोलिसिस, तो बट आई वुड सजेस्ट अगर आपको ग्लाइकोलिसिस नहीं आता तो पहले 5 मिनट लगाओ, ग्लाइकोलिसिस वाला फ्लो चार्ट डाउनलोड करो, उसको लर्न करो एंड देन कम बैक, क्योंकि अदरवाइज आपको ये चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। अब बेटा उसमें एक स्टेप होता है जिसमें फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट जो है वो कन्वर्ट हो रहा है ट्रायोज फॉस्फेट्स में, मतलब 2 शुगर में, दैट इज पीजीए एंड डीएचएपी। तो एक बनता है डीएचएपी, एक बनता है पीजीए, बाद में डीएचएपी भी जो है वो आइसोमराइज होकर क्या बन जाता है, पीजीए, और पीजीए ही ग्लाइकोलिसिस में एंटर करते हैं। यहाँ पे जो चीज़ हमें याद रखने वाली है, द क्लीवेज ऑफ फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट रिजल्ट इन 2 शुगर डेरिवेटिव डीएचएपी। जो फ्रक्टोज जो है बेटा वो 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। कितने कार्बन मॉलिक्यूल है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। अगर ये ब्रेक डाउन हुआ 2-3 कार्बन वाले मॉलिक्यूल में, एक है डीएचएपी, एक है पीजीए, तो डीएचएपी जो होता है वो फर्स्ट 3 कार्बन से आता है, दैट मीन C1 to C3 से, और ग्लिसरल्डिहाइड जो है वो C4 से C6 में से आता है। और जैसे हमने डिस्कस करा था कि इसके अंदर ज्यादातर से फॉस्फोराइलेशन हो रही है, तो आप याद रख सकते हो कि यहाँ पे जो फॉस्फोराइलेशन जितनी भी बार हो रही है वो कौन से हो रही है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हो रही है, मतलब वहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप जो है वो ट्रांसफर होके आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसेस बेटा पूछते हैं फर्मेंटेशन क्या है। फर्मेंटेशन का मतलब होता है ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होना इन द
एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एनारोबिक कंडीशन में। तो द प्रोसेस ऑफ जनरेशन ऑफ एटीपी बाय सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, मतलब कि ग्रुप ट्रांसफर करके एटीपी बन रहा है फ्रॉम इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फ्यूल्स लाइक ग्लूकोज अंडर एनारोबिक कंडीशन। तो एनारोबिक कंडीशन में कहीं से भी फॉस्फेट ग्रुप ट्रांसफर होकर एडीपी पे आएगा और एटीपी बन जाएगा, तो वो एक तो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हो गई, क्योंकि वो एनारोबिक कंडीशन में हो रही है इसलिए हम उसको क्या बोल देंगे, फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन बेटा जो होती है वो एक इनसफिशिएंट मोड है, क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं हो रही, ठीक है। लेकिन फर्मेंटेशन दो टाइप की होती है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और एक होती है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ होगा कि एनारोबिक रेस्पिरेशन, अगर सपोज करो हमारे मसल सेल्स के अंदर लैक ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है ड्यूरिंग विगरस एक्सरसाइज, तो उस केस में जब ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है तो ग्लूकोज ब्रेक डाउन होकर क्या बनाता है, लैक्टिक एसिड बनाता है या लैक्टेट बनाता है, वही है बेटा लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, ठीक है। यहाँ पे एंजाइम कौन सा रिस्पॉन्सिबल, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज। तो बेसिकली ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज से पायरुवेट बना था, पायरुवेट किस में चेंज हो जाएगा, लैक्टेट में चेंज हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम। इसी का नेक्स्ट होता है फर्मेंटेशन का टाइप, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में क्या हो रहा है, अल्कोहल प्रोड्यूस हो रहा है, इथेनॉल प्रोड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पे बच्चे अगर आप ये देखोगे तो ग्लाइकोलिसिस में पायरुवेट बना, पायरुवेट चेंज हो रहा है एसिटाल्डिहाइड में, ये स्टेप क्या है, क्योंकि यहाँ पे CO2 रिमूव हो रहा है, तो ये एक स्टेप हो गया डी कार्बोक्सिलेशन। उसके बाद एसिटाल्डिहाइड कन्वर्ट हो रहा है इथेनॉल में बाय द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन, ठीक है। तो ये है अबाउट फर्मेंटेशन। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट साइकिल पे, दैट इज कोरी साइकिल। कोरी साइकिल बहुत छोटी सी साइकिल है। कोरी साइकिल बेसिकली है क्या कि हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन या ग्लूकोज और लैक्टेट का बैलेंस कैसे रह रहा है। हमने कहा बेटा एनारोबिक रेस्पिरेशन के टाइम में मसल क्या प्रोड्यूस कर देगी, लैक्टेट प्रोड्यूस कर देगी, ठीक है। यही लैक्टेट फर्मेंटेशन था। अब ये लैक्टेट अगर बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट होता रहेगा तो हम इसको कैसे डील करेंगे, तो बॉडी जब ये लैक्टेट जो है वो ज़्यादा होगा तो लिवर सेल्स इस लैक्टेट को पायरुवेट के थ्रू चेंज कर देंगे वापस ग्लूकोज में। तो ये जो साइकिल है ना बेटा, ये क्या है, कोरी साइकिल। और कोरी साइकिल हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये एक हमारी बॉडी के अंदर बैलेंस बना के रखता है ग्लूकोज और लैक्टिक एसिड के बीच में, ठीक है। सो इन सिचुएशन वेयर स्टर्नस एक्टिविटी कंटिन्यूस फॉर लॉन्ग टाइम, फॉर्मेशन ऑफ लैक्टेट एक्सीड्स द कैपेसिटी ऑफ द लिवर टू रीजनरेट ग्लूकोज। जब हम स्टर्नस एक्सरसाइज में, हमने बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करी जिसकी वजह से हमारी बॉडी में लैक्टिक एसिड बहुत ज़्यादा बन गया कि लिवर भी अब उस पूरे लैक्टिक एसिड को अभी ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा, तो उस केस में क्या होगा, लैक्टिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन बॉडी में बढ़ जाएगी। द माइल्डली एसिडिक लैक्टिक एसिड विल लोअर द ब्लड पीएच। अब बेटा क्या हुआ, लैक्टिक एसिड जो है वो बढ़ गया, लैक्टिक एसिड बढ़ा तो बॉडी का जो ब्लड का जो पीएच है वो कम हो गया। ब्लड का पीएच कम होने से हमारी बॉडी में क्रैम्प्स या हाइपरवेंटिलेशन जैसी प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो सकती है, ठीक है। ऑल दी सिम्टम्स आर अ पार्ट ऑफ बॉडीज नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म। तो क्योंकि लैक्टिक एसिड का इंक्रीज होने से भी बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, इसीलिए कोरी साइकिल एक मैकेनिज्म है जिसमें हम पढ़ते हैं कि लिवर जो है वो लैक्टिक एसिड को वापस रिवर्स करके ग्लूकोज में कन्वर्ट कर। तो इसका दो कोरी साइकिल नाम से ऐसा लग रहा था बहुत बड़ी साइकिल होगी, लेकिन इसका ऐसा कोई बड़ा साइक्लिक प्रोसेस नहीं है जो आपको लर्न करना है। बस आपको यही लर्न करना है, लैक्टेट को देयर इज अ नीड कि लैक्टेट मस्ट बी कन्वर्टेड, लैक्टेट जो है वो कन्वर्ट करा जाए किसके अंदर, पायरुवेट के अंदर। तो जो मसल्स हैं, जब मसल्स बहुत ज़्यादा लैक्टेट प्रोड्यूस करती है, लिवर के ऊपर बर्डन होता है, लिवर जो है वो ग्लूकोज उतना ज़्यादा अगर नहीं बना पाएगा तो प्रॉब्लम होगी। तो आई थिंक एक ब्रीफ इंट्रो के बाद आप कोरी साइकिल को अच्छे से कर लोगे, ठीक है। पेपर में जो क्वेश्चन आया हुआ है वो कोरी साइकिल और इसके यूजेस का आया हुआ है। नेक्स्ट फीडर पाथवे ऑफ ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस बेटा किसी भी पेपर में नहीं आया हुआ, सो आई एम स्किपिंग दिस टॉपिक फॉर नाउ एंड लेटर ऑन अगर हम सब्जेक्ट्स को और डिटेल में लेके जाएंगे तब हम करेंगे। नेक्स्ट है बेटा फेट ऑफ पायरुवेट। फेट ऑफ पायरुवेट का मतलब क्या है, फेट ऑफ पायरुवेट का मतलब है, देखो एक चीज समझो, हम मान सकते हैं कि ग्लाइकोलिसिस ब्रेकडाउन होकर पायरुवेट बना रहा है, लेकिन पायरुवेट आगे जाके बहुत सारे एनाबॉलिक रिएक्शंस में भी पार्टिसिपेट कर सकता है, अलग अलग रिएक्शंस में पार्टिसिपेट कर सकता है। अगर आप यहाँ पे देखो, पायरुवेट था बेटा, पायरुवेट एसिटाइल कोएंजाइम में बना सकता है जो कि बाद में किस में एंटर हो जाएगा, TCA साइकिल में, और वो बाद में ETC साइकिल में एंटर होकर हमें ATP बना के देगा, दैट इज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। उसके अलावा पायरुवेट ऑक्सैलोएसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो सकता है जो कि TCA के अंदर एंटर कर सकता है। पायरुवेट जो है वो एसिटाल्डिहाइड बना सकता है रिडक्शन के थ्रू, जिससे बाद में इथेनॉल बनेगा जो कि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में होता है। पायरुवेट से लैक्टेट बन सकता है जो कि लैक्टेट फर्मेंटेशन में हो रहा था। उसके अलावा पायरुवेट एलेनिन में और एलेनिन पायरुवेट में चेंज हो सकता है बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसएमिनेशन, ठीक है। तो पायरुवेट
से कितनी सारी चीज़ें पॉसिबल है। ऑक्सैलो एसीटेट बन सकता है, एसिटाइल कोएंजाइम बन सकता है, एसिटल्डिहाइड बन रहा है, लैक्टेट बन रहा है, एलानिन बन रहा है। तो ये सारे क्या है बेटा, फेट ऑफ पायरुवेट। वैसे जो फेट ऑफ पायरुवेट में मेन दो आते हैं, तो मेन दो में आपको लैक्टेट और इथेनॉल का लिखना होता है कि इथेनॉल बनता है, लैक्टेट बनता है, और ये टीसीए में एंटर करने के लिए हेल्प करता है। ठीक है, आई विल पुट द नोट्स, आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये रहा बेटा, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसमें उन्होंने यही बोला है कि जो पायरुवेट है वो डिपेंडिंग अपॉन द ऑक्सीजन और सेल टाइप या ऑर्गेनिज्म के बेसिस पे एरोबिक कंडीशन में होगा तो उसकी ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हो सकती है बेटा, वो लिंक रिएक्शन की तरह काम कर सकता है। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम में फिर टीसीएम के अंदर एंटर कर जाएगा। अगर एनेरोबिक कंडीशन है तो लैक्टेट बन सकता है ड्यूरिंग लैक्टेट फर्मेंटेशन, या अल्कोहल बन सकता है ड्यूरिंग अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। ठीक है, तो इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये ऊपर वाले पार्ट का भी लर्निंग के लिए, नीचे वाले पार्ट का। तीसरा बेटा हमने पढ़ा था कि अलग अलग चीज़ें, जैसे कन्वर्जन ऑफ एलानिन में वो यूज़ होता है ट्रांसएमिनेशन के प्रोसेस से, कन्वर्जन ऑफ ऑक्सैलो एसीटेट में ग्लूकोनियोजेनेसिस के प्रोसेस के लिए वो कन्वर्ट हो सकता है। तो मतलब पायरुवेट जो है वो अलग अलग चीज़ों में पार्टिसिपेट करने के लिए, अलग अलग रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए एक कॉमन इंटरमीडिएट है, इसलिए उसके मोर देन वन पॉसिबल फेट हैं। सो वापस आ जाते हैं बेटा अपने टॉपिक पे। फेट ऑफ पायरुवेट हो गया। नेक्स्ट है हमारा रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोलिसिस। ये भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप अपना स्टार टॉपिक मान लो भाई, क्योंकि दो पेपर्स के अंदर सीधा सीधा 10 मार्कर में बेटा ग्लाइकोलिसिस और रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोलिसिस। रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोलिसिस का मतलब है ग्लाइकोलिसिस कब होगी, हर एक साइकिल हमेशा तो नहीं होती रहती, कभी ज़्यादा स्पीड पे होती है, कभी कम स्पीड पे होती है। तो वो जो रेगुलेशन है, मतलब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होना, वो कैसे रेगुलेट हो रहा है? वो रेगुलेट हो रहा है बेटा तीन चीज़ों की वजह से। पहला हेक्सोकाइनेज, दूसरा फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। ठीक है, और उसके अलावा तीसरा, सॉरी नो तीसरा, ओनली दो। पहला हेक्सोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज कौन सा एंजाइम है बेटा? द एंजाइम हेक्सोकाइनेज इज इनहिबिटेड बाय द प्रोडक्ट ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। बेटा ग्लूकोज जो है वो किस में चेंज होता है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में चेंज होता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम हेक्सोकाइनेज। अगर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ऑलरेडी ज़्यादा है तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है वो इस हेक्सोकाइनेज को इनएक्टिवेट कर देगा, इनहिबिट करेगा। तो मतलब कि हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है वो इस एंजाइम को इनहिबिट कर देती है। ये एंजाइम अपना काम नहीं करेगा और फर्दर ग्लाइकोलिसिस नहीं होंगे। द रिएक्शन इज नॉट सब्जेक्ट टू स्ट्रिंजेंट कंट्रोल, सो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है कैन बी फेड टू अदर पाथवेज। तो जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है वो अलग अलग पाथवेज में एंटर कर सकते हैं। दूसरा मेन काम है, दूसरा मेन एंजाइम है बेटा फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज कहाँ यूज हो रहा था बेटा? अभी मैंने बताया था सबसे पहला जो यूनिक स्टेप है, जो डेडिकेटेड या कमिटेड स्टेप है ग्लाइकोलिसिस का, जिसमें फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट किस में कन्वर्ट होता है? फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में। ठीक है, तो वो किसकी हेल्प से हो रहा है? विद द हेल्प ऑफ एंजाइम PFK1, दैट इज फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1। तो ये एंजाइम कैसे ब्लॉक होता है, कैसे काम करना बंद करता है? अगर PFK काम नहीं करेगा, तो PFK काम नहीं करेगा तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट में कन्वर्ट नहीं होगा और ये भी ग्लाइकोलिसिस को स्लो डाउन कर देगा। तो इसके काम ना करने के या इनएक्टिवेट होने के रीजन एलोस्टेरिक इनहिबिटर्स, मतलब इसको इन एंजाइम को इनहिबिट करने का रीजन क्या हो सकता है? ATP। अगर ऑलरेडी सेल के अंदर ATP ज़्यादा है, तो अगर एनर्जी ज़्यादा है तो ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने की ज़रूरत नहीं है। सिट्रेट ज़्यादा है, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, मतलब कि लो pH है, तो ATP इनहिबिट करता है बाय डिक्रीजिंग, इनहिबिट द एंजाइम बाय डिक्रीजिंग इट्स एफिनिटी फॉर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सिट्रेट जो है वो भी इनहिबिट करेगा और PFK1 को काम नहीं करने देगा, उसको इनएक्टिव कर देगा। दूसरा है बेटा एलोस्टेरिक एक्टिवेटर। अगर कोई चीज़ इस एंजाइम को इनएक्टिवेट कर रही है या इनहिबिट कर रही है, स्लो डाउन कर रही है, तो ऑब्वियसली कोई ऐसी चीज़ भी होगी जो इसको अप रेगुलेट करेगी, वो होंगे एलोस्टेरिक एक्टिवेटर्स, जैसे कि फ्रक्टोज 2,6 बाइफॉस्फेट, ADP, AMP, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। अगर बेटा ATP ज़्यादा हुआ तो मतलब सेल के अंदर एनर्जी ज़्यादा है, तो उस टाइम पे ग्लाइकोलिसिस को रोकना है। लेकिन अगर ADP और AMP ज़्यादा है तो इसका मतलब ATP कम है, सेल के अंदर ATP कम होगा तो ATP को इंक्रीज करना है, तो एंजाइम को एक्टिवेट करने की ज़रूरत है। ठीक है, इसमें से हमने कहा कि एक्टिवेटर्स में बेटा तीन चीज़ें प्रेजेंट है। एक सेकेंड, हाँ जी, एक्टिवेटर्स में तीन चीज़ें प्रेजेंट है, फ्रक्टोज 1,2,6 बिसफॉस्फेट, ADP, AMP। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट इज द इंपॉर्टेंट रेगुलेटर ऑफ PFK। इट एक्टिवेट PFK at very low concentration as compared to other effectors by increasing the affinity of the enzyme for the substrate। फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट की बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन भी इस एंजाइम को एक्टिवेट कर देगी।
फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट जो होता है वो बनता है किससे? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से विद द हेल्प ऑफ एंजाइम PFK2। बेटा ये दोनों एक्टिविटीज कर रही है, फॉस्फोराइलेशन भी कर सकता है और ये डीफॉस्फोराइलेशन भी कर सकता है। दैट मीन्स ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को, जस्ट अ मिनट, हाँ जी, ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को कन्वर्ट कर सकता है फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट में बाय द प्रोसेस ऑफ फॉस्फोराइलेशन। और अगर 2,6 बिसफॉस्फेट को चेंज कर रहा है फॉस्फेट में तो बाय द प्रोसेस ऑफ डीफॉस्फोराइलेशन। ठीक है, तो ये दोनों तरीके से एंजाइम को चेंज करके ग्लाइकोलिसिस बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है पायरुवेट काइनेज। ये भी एक एलोस्टेरिक इफेक्टर है। एलोस्टेरिक इफेक्टर है, ये भी क्या कर रहे हैं? द एंजाइम इज एलोस्टेरिकली इनहिबिटेड बाय हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एटीपी। अगर एटीपी इंक्रीज होगा तो एटीपी इंक्रीज होने से पायरुवेट काइनेज जो है वो इनएक्टिवेट हो जाएगा, रुक जाएगा। अगर पायरुवेट काइनेज रुक गया तो उससे होने वाला जो रिएक्शन है वो भी स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक टेबल दिया हुआ है जिसके अंदर दिखाया हुआ है, पहला था बेटा हेक्सोकाइनेज, दूसरा था फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज और तीसरा है पायरुवेट काइनेज। ठीक है, तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की जो कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ेगी तो वो हेक्सोकाइनेज को डीएक्टिवेट करेगी। उसके अलावा अगर एटीपी, सिट्रेट या हाइड्रोजन आयन बढ़ेंगे तब भी वो नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज को डीएक्टिवेट करेंगे। अगर एटीपी या एलेनाइन वगैरह बढ़ेंगे तब भी वो पायरुवेट काइनेज पे नेगेटिव इफेक्ट क्रिएट करेंगे, मतलब उस स्टेप को फॉस्फो पीईपी को पायरुवेट में चेंज नहीं होने देंगे। इसका भी आई कैन शो यू द नोट्स, जहाँ से आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये रे बेटा रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल के नोट, जिसमें हमें पहले हेक्सोकाइनेज के बारे में बताया हुआ है, उसके बाद फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज के बारे में बताया हुआ है और फिर तीसरा है पायरुवेट काइनेज। तो तीन एंजाइम्स की एक्टिविटी की वजह से ग्लाइकोलिसिस जो है वो कंट्रोल होता है। और लास्ट में टैबुलर फॉर्म में बताया हुआ है कि क्या चीज़ उनको एक्टिवेट कर रही है और क्या चीज़ उनको इनहिबिट कर रही है। सो विद दिस आई एम एंडिंग द सेशन। होप यू फाइंड इट यूजफुल। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।